पंडित चोखेलाल शर्मा जी की धर्म पत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है। रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं और देवियों के लेख कैसे भी हो तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं। और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आह, आपका लेख पढ़कर मैं दिल थाम कर रह गया। अतीत का जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया। अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न हैं, इनकी चमक कभी कम न होगी। और कविताएं कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमरतान और निशा का गौरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी कि यदि कभी आप इधर से गुजरिएगा तो मुझे न भूलिएगा, जिसने ऐसी सुंदर कविता की सृष्टि की है। यदि उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। राम दिन पत्र डाक में डाल के आओ। और लेखिकाएं भी अनुरागमय प्रोत्साहन के पत्र पाकर फूली न समाती थी। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितनी ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहां इतना आदर। पहली बार ही कोई संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है। और सभी संपादक तो अहमन्य हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। अरे जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया हो। संपादकों को अगर सरकारी पद मिल जाए तो ये तो अंधेर ही मचा दे। वो तो कहो कि सरकारी ने पूछती ही नहीं है। अच्छा हुआ जो उसने ऑर्डिनेंस पास कर दिए। और करो स्त्रियों से द्वेष, ये उसी का दंड है। और ये भी संपादक ही हैं, कोई घास नहीं छीलते हैं। वो भी एक जगत विख्यात पत्र के। नवरस सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर आने वाली डाक के साथ धन्यवाद पत्रों की एक बाढ़ सी आ जाती। लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह गौना मुंडन छेदन जन्म मरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती तो कोई सांत्वना के दो शब्द सुनने की अभिलाषा करती। वहीं कोई ना कोई घरेलू संकटों में परामर्श पूछती। और महीने में 10-5 देवियां उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी भी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर पहुंचकर उनका स्वागत करते। बड़े ही आग्रह से एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे ही, इसलिए खूब सिनेमा दिखाते। और महिलाएं भी उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहां तक कि शर्मा जी का कुछ लेखिकाओं के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। लेकिन हम इस विषय में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो देवियां एक बार यहां आ जाती, वो शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है, अपने विदुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतःस्थल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है। यूं समझिए कि शर्मा जी के जीवन में जो एक कमी सी आ गई थी, उसकी कुछ हद तक पूर्ति करना इन देवियों ने अपना धर्म सा मान लिया था। और हो भी क्यों ना, यदि उनके भरे हुए भंडार में से थोड़ी सी मिठाई किसी क्षुधित प्राणी को दी जा सके तो इससे भंडार की शोभा ही है। कोई देवी उन्हें पार्सल से अचार भेज देती तो कोई लड्डू। एक ने तो पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों से बनाकर भेज दिया। वहीं एक देवी महीने में एक बार आकर उन्हें उनके कपड़ों की मरम्मत कर जाती, तो दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। शर्मा जी अब किसी एक के न होकर सबके हो गए थे। महिलाओं के अधिकारों का रक्षक उनसे बड़ा शायद ही कोई मिले। पुरुषों से तो उन्हें हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धा में सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों में ही पाया। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दर्शाया था।
अन्य संपादक इसे अश्लील कहते, मगर अपने चोखेलाल जी इधर बहुत ही उदार हो गए थे। एक तो कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी, ऊपर से लेखिका का नाम बड़ा मोहक था, कामाक्षी। शर्मा जी के मन में लेखिका का एक कल्पना चित्र सा उभर कर सामने आने लगा। भावुक प्रकृति, कोमल गात, याचना भरे नेत्र, बिंब बदर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर, लेकिन आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। शर्मा जी ने 2-3 बार उस कविता को पढ़ा और हर बार उनको इसमें एक नया रस मिला। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में अपनी बाहें डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी, आहा, मैं तुम्हारे पांव पकड़कर तुम्हें रोक लूंगी, तब उस पर अपना सर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी, तब उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और अपना सर मेरे कदमों में रख दोगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? शर्मा जी ने जितनी बार भी उस कविता को पढ़ा, हर बार उनको उसमें एक नया रस मिला। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम एक पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं कह नहीं सकता कि मेरे चित्त की दशा क्या हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। अब तो बस यही आशा है कि इसे शीतल करने वाली सुधा भी वहीं से मिलेगी जहां से यह तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। शब्दों के इन भावों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है। उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। इसने मेरे अंदर एक तूफान सा उठा दिया है जो मेरी विदुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है। मन यह स्वीकार ही नहीं करता कि यह तो केवल एक विनोद क्रीड़ा है। शब्दों के इन भावों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझूंगा यदि आपके दर्शन का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेंट के लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सब प्रेम, रामदीन। पत्र डाक में डाल के आओ। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े ही भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने भी प्रातः काल स्नान किया, हजामत बनवाई, महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाठ से आकर कार्यालय में बैठे कि सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करवा दी गई थी। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे तो मेज पर गुलदस्ते सजवा दिए गए थे। गाड़ी ठीक 9 बजे आती है और अभी 8:30 बजे हैं। 9:30 तक यहां पहुंच जाएंगी, मगर इस परेशानी में कोई काम नहीं हो पा रहा है। शर्मा जी बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखते हैं और कमरे में टहलने लग जाते हैं। कामाक्षी, कामाक्षी आ रही है, कामाक्षी, कामाक्षी जल्दी आ जाओ। हाँ, कामाक्षी। हाय, सफेद बाल। शर्मा जी
इन सफेद बालों का कुछ करो शर्मा जी, वरना खेल बिगड़ जाएगा। कुछ कैंची वैची भी दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त इन सफेद बालों को उखाड़ फेंकने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कोई हर्ज नहीं। अरे इससे तो रंग कुछ और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वो ऐसा मेहमान हो जाता है जो अपने साथ उपहार लेकर आता हो। अरे युवकों का प्रेम तो खर्चीली वस्तु है। इसके उलट महात्मा या महात्मापन के करीब पहुंचे हुए लोगों को प्रेम कुछ और ही दे जाता है। अरे जो रंग युवक बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, ये महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने भी उसे प्रसन्नता पूर्वक देवी जी को अंदर लाने की अनुमति दी। एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी पुस्तक उठाकर पढ़ने बैठ गए, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हो। एक ही क्षण में कामाक्षी ने कमरे में प्रवेश किया, मगर शर्मा जी को इसकी खबर तक न हुई। कामाक्षी डरते डरते उनके करीब आ गई। तब शर्मा जी ने ऐसे चौंक कर सर उठाया मानो समाधि से जाग पड़े हों और कामाक्षी का स्वागत किया। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। मगर ये वो मूर्त न थी जिसकी कल्पना शर्मा जी ने कर रखी थी। अरे ये तो एक काली मोटी अधेड़ और चंचल औरत थी जो शर्मा जी को ऐसे घूर रही थी मानो पी ही जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। महीने भर से जो मन की मिठाइयां खा रहे थे वो पेट में शूल की भांति चुभने लगी। कुछ कहते सुनते ना बना, बस इतना ही बोले कि संपादकों का जीवन तो पशु तुल्य होता है, सर उठाने का भी समय नहीं मिलता है। उस पर कार्याधिक्य से आजकल मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। अब रात ही से सर दर्द से बेचैन हूं मैं। अब आपकी क्या खातिर करूं। कामाक्षी के हाथ में एक मोटा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से अपना मुंह पोंछकर बड़े ही मृदु स्वर में बोली, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई जी। मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, सोचा रास्ते में आपके भी दर्शन करती चलूं, लेकिन अब जबकि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो भला मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूं। अब तो मैं कुछ दिन यहां रुककर आपका स्वास्थ्य सुधारूंगी और हां, मैं संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े ही महत्व की वस्तु है। शर्मा जी, अब तो मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। शर्मा जी को ऐसे जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी छूटती जा रही है। हाँ, इस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। उस पर आप कविता करने वाली हैं। कविता भी कैसी? अश्लील। अरे अश्लील तो है ही, एकदम सड़ी हुई और गंदी। किसी सुंदर युवती की कलम से यही कविता कौन बाण होती, मगर इस डायन की कलम से वो परनाले का कीचड़ है, कीचड़। अरे मैं पूछता हूं ये क्यों कविता करती है? अरे इसे कविता करने का अधिकार ही क्या है? ये क्यों नहीं किसी कोने में बैठ के राम भजन करती? और आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग जाओगे? अरे मैं कहता हूं कोई तुम्हारे पास आएगा ही क्यों, दूर से ही देख के लंबा ना हो जाएगा। और कविता क्या है जी जिसका न सर है न पैर है, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं है और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है ना, तो फिर एक गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। अरे इस मूर्ख औरत को इतना भी नहीं मालूम है कि कविता करने के लिए रूप चाहिए, यौवन चाहिए, नफासत और नजाकत चाहिए। अरे भूतनी सी तो आपकी सूरत है, कोई रात को देख ले तो डर जाए। उस पर चुड़ैल इतना मोटा पोथा साथ उठाती लाई है, इसमें भी वही परनाले का कीचड़ ही होगा। अरे भाई कोई कितना भी शुदातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा? फिर उस
मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी, 2-4 दिन के विश्राम से सब ठीक हो जाएगा। फिर आपकी सहेली भी तो आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। अब महाशय जी, आप तो संकोच कर रहे हैं। मैं 10-5 दिन बाद भी चली जाऊंगी ना, तो कोई हानि नहीं होगी। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। अब आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, लेकिन जो सज्जनता मैंने आप में देखी है ना, वो और कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का इतना आदर किया, वरना मैं तो निराश ही हो गई थी। हाँ, ये आपके ही उसका शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। अब इसमें से जो भी आपको पसंद हो रख लीजिए। और हाँ, मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाऊं आपको? ऐसा अवसर फिर मुझे कब मिलेगा जी? और उसने अनुमति की भी प्रतीक्षा न की, एक मोटी पुस्तक उठाई और कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसे जान पड़ा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है उन्हें। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे एक साथ खड़े होकर कान के पास स्वर अलाप रहे हों। हालांकि कामाक्षी के स्वर में कोयल सा माधुर्य था, मगर शर्मा जी को वह भी इस समय अप्रिय लग रहा था। सर में सचमुच दर्द होने लगा था। ओहो, ये चुड़ैल टलेगी भी या यूं ही बैठी मेरा सर खाती रहेगी? अरे, इसे मेरा चेहरा देखकर भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली हैं? अरे, इस मुंह से तो सुभद्रा कुमारी और महादेवी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर रहा ना गया, बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना। एक काम करिए, आप ये संग्रह यहीं छोड़ जाइए, अवकाश में पढ़ूंगा, इस समय तो बहुत सारा काम है। कामाक्षी ने दयाद्र होकर कहा, मुझे तो आप पर दया आती है शर्मा जी। इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी आप कितना काम कर लेते हैं, कृपा है आपकी। अच्छा, कल तो आपको अवकाश रहेगा ना? दरअसल मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी आपको। खेद है, कल तो मुझे जरा प्रयाग जाना है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, गाड़ी में सुना दूंगी। अभी कुछ निश्चित नहीं है कौन सी गाड़ी से जाएंगे। अच्छा, और लौटेंगे कब तक? यह भी कुछ निश्चित नहीं है। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 77। जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेचारी कामाक्षी, ओहो, ये फोन में लग गया। कामाक्षी ने आधा घंटा इंतजार किया, मगर अपने शर्मा जी किसी सज्जन से ऐसे महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही न होने पाता था। निराश होकर कामाक्षी ने विदा ली और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने राहत की सांस ली। अरे ईश्वर न करे कभी आपके दोबारा दर्शन हो। कितनी बेशर्म औरत है ये, उल्टा कहीं की। अरे, आज तो इसने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया है मेरा। फिर उस मोटी पुलंदे को उठाया और रद्दी की टोकरी में फेंका और मैनेजर को बुलाकर कहा, मैनेजर, मैनेजर जी सर, वो कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। अरे सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? फार्म तो मशीन पर है। अरे तो उतार लो फार्म, कोई हर्ज नहीं। अरे साहब, गजब हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। अरे होने दीजिए देर, मैंने कहा ना कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, हमारा क्या है। हमारे साहब का भी अजीब स्वभाव है, पल में तोला पल में माशा है।